बहुत बहुत नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम मैपिंग सीरीज में हम लेकर आते हैं मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस और उनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, जैसा कि मैं हमेशा बताता हूँ। तो आज का जो ये लेक्चर है, इसमें हमने आज फिर 50 क्वेश्चंस हम लेकर आए हैं और ये सीरीज आपके एग्जाम के लिए चलाई जा रही है ताकि आपकी प्रिपरेशन जो है वो और ज़्यादा बूस्टअप हो जाए और एग्जाम टाइम में आपको कोई भी ऐसी पैनिक कंडीशन क्रिएट ना हो। सो बी फोकस्ड और पढ़ते रहिए, कंटिन्यू रहिए। कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, जो भी प्रॉब्लम होगी हम लोग हैं सॉर्ट आउट करेंगे उसे। तो ये सीरीज ही इसीलिए चलाई जा रही है ताकि कोई प्रॉब्लम ही ना हो। और यहाँ पे हम जो भी क्वेश्चंस लेकर आते हैं वो मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस होते हैं, क्योंकि पिछले एग्जाम्स को हमने जितने भी अभी पीवाईक्यूज थे उनको एनालिसिस करके ही हम क्वेश्चन लेकर आते हैं और मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस होते हैं और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, ताकि यहाँ पे हम जो भी क्वेश्चन डिस्कस करें उनके साथ साथ कॉन्सेप्ट भी डिस्कस करते हैं और कॉन्सेप्ट से जो भी क्वेश्चन बनेंगे वो सारे आपके 100% सॉल्व हो जाएंगे। सो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इवोल्यूशन। सो तो इवोल्यूशन के बारे में एक बार थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं, उसके बाद अपनी जो प्रैक्टिस है क्वेश्चन की उससे कंटिन्यू करेंगे। तो इवोल्यूशन का मतलब क्या होता है? इवोल्यूशन का मतलब जहाँ से हमने स्टार्टिंग की थी, यहाँ से ओरिजिन हुई थी हमारी, और टिल नाउ आज की डेट तक जो भी इवेंट्स हुए हैं इनके बीच में, उसे हम एवोल्यूशन कहते हैं। मतलब कि जैसे हमने जहाँ से हमारी ओरिजिन हुई, फिर कैसे कैसे करके यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में बदला, ऑर्गन सिस्टम लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन हुआ, ये सारा प्रोसेस कैसे हुआ, वही उस प्रोसेस को ही हम जो पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, उसे हम एवोल्यूशन कहते हैं, राइट। तो एवोल्यूशन का मतलब ही कोई चीज़ इवॉल्व हो रही है, नए नए उसमें फीचर्स ऐड हो रहे हैं, तो इसे हम एवोल्यूशन कहते हैं। एवोल्यूशन में बहुत सारी थ्योरीज दी गई थी, कैसे लाइफ इवॉल्व हुई, फिर कैसे वो आगे बढ़ी, कैसे क्या क्या प्रोसेस हुए, वो सारी चीज़ें बताने के लिए अलग अलग थ्योरीज थी। लाइक किसी ने बताया कि लाइफ जो थी वो एबायोजेनेसिस प्रोसेस से आई थी, मतलब कि नॉन लिविंग थिंग से लाइफ ओरिजिनेट हुई। कोई बताया कि बायोजेनेसिस लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही नई लाइफ, मतलब प्री एग्जिस्टिंग सेल से नई लाइफ इवॉल्व हुई। किसी ने बताया कि किसी दूसरे प्लेनेट से लाइफ आई। तो ऐसी बहुत सारी थ्योरीज हैं, क्योंकि हमारे पास उतना टाइम नहीं है कि हम सारी थ्योरीज यहाँ पर डिस्कस करें। मेन फोकस है हमारा क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो हम थोड़ा एक ओवरव्यू जस्ट ले रहे हैं और अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द आइडिया ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर वॉज गिवन बाय। तो इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर यानी कि जो हम बर्थ के बाद जो कैरेक्टर एक्वायर करते हैं अपनी बॉडी में, वो इनहेरिट होते हैं, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास होते हैं। तो ऐसी थ्योरी किसने दी थी? तो ये थ्योरी दिया था लैमार्क जी ने। तो लैमार्क ने बताया था कि इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, अगर हमने बर्थ के बाद कोई कैरेक्टर एक्वायर्ड किया है तो वो भी क्या होगा, नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन होगा। बट ये थ्योरी जो है वो ज़्यादा दिन चली नहीं, इसे रिजेक्ट कर दिया गया। किसने किया वो भी मैं बताऊंगा आगे जब वो क्वेश्चन आएगा। तो डार्विन ने अपनी कुछ थ्योरीज दी थी, लाइक नेचुरल सिलेक्शन। ऑगस्ट वेस्टमैन ने ही इनकी लैमार्क की थ्योरी को जो है रिजेक्ट किया था। वेलेस ने और डार्विन ने क्या एक साथ मिलकर ये एक नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी दी थी, क्योंकि जो नेचुरल सिलेक्शन था वो जो वेलेस हैं इन्होंने पहले ही नेचुरल सिलेक्शन अपना कॉन्सेप्ट दिया था, उसे और ज़्यादा डाइवर्सिफाई किया और ज़्यादा एलोबरेट किया डार्विन ने। तो इसलिए मोस्ट फेमस हुआ डार्विन के नाम से ये नेचुरल सिलेक्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, हु इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ एवोल्यूशनरी थ्योरी। तो एवोल्यूशनरी थ्योरी का फादर किसे कहा जाता है? तो डार्विन को एवोल्यूशनरी थ्योरी का फादर कहा जाता है, क्योंकि यही फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने प्रॉपर एवोल्यूशन का मतलब बताया और उसके बारे में जो भी थ्योरीज दी वो मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी थी, इसलिए इन्हें फादर ऑफ एवोल्यूशनरी थ्योरी कहा जाता है। नाउ स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस इस कॉन्सेप्ट गिवन बाई। स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस मतलब कि जीने की जो जद्दोजहद है, वो किसने, ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था? तो डार्विन ने दिया था। तो इसमें इन्होंने बताया था कि कैसे, अब ये स्ट्रगल किस चीज़ के लिए हो रहा है? स्ट्रगल जो है वो रिसोर्सेज के लिए हो रहा है, क्योंकि रिसोर्सेज जो हैं वो लिमिटेड हैं। जो भी जहाँ भी हम रह रहे हैं, जिस भी लैंड पे रह रहे हैं, तो वहाँ पे क्या है, रिसोर्सेज लिमिटेड है, बट पॉपुलेशन इतना ज़्यादा से ब्लास्ट हो रही है, पॉपुलेशन में बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट हो रहा है। तो ऐसी कंडीशन में स्ट्रगल के लिए, एग्जिस्ट करने के लिए स्ट्रगल होना स्वाभाविक है, क्योंकि आज आप देख रहे हैं बहुत सारी कंट्रीज़ में क्या हो रहा है, वॉर चल रही है। तो ये क्यों? एग्जिस्टेंस के लिए जो ताकतवर है वो क्या कर रहा है, कमज़ोर वाले को दबा रहा है।
तो वैसा ही कुछ होता है, क्योंकि रिसोर्सेज जो है लिमिटेड है, उन्हीं रिसोर्सेज पे सबको डिपेंड रहना है। अब वो जो ताकतवर है वो अपने कंट्रोल में लेना चाहता है सारे रिसोर्सेज को, तो इसीलिए क्या होता है, स्ट्रगल होता है और लड़ाई झगड़े होते हैं। तो रिसोर्सेज के लिए हो सकता है, रिसोर्स में क्या क्या चीज़ें हो सकती है, फूड हो सकता है, वाटर हो सकता है, मेट रिप्रोडक्शन के लिए, मेटिंग के लिए ये हो सकता है, स्ट्रगल हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें अब अगर प्रॉपर अमाउंट में है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर लिमिटेड अमाउंट में है तो अब यहाँ पे स्ट्रगल होना है, जाहिर है। और जब स्ट्रगल होगा तो कोई जो ताकतवर होगा वो सरवाइव करेगा, जो कमजोर होगा या तो भाग जाएगा या तो मारा जाएगा। तो वही बताया था स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस में ये डार्विन ने, राइट। नाउ इंडस्ट्रियल मेलानिज्म इज एन एग्जांपल ऑफ म्यूटेशन, नेचुरल सिलेक्शन, जेनेटिक ड्रिफ्ट, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। तो इंडस्ट्रियल मेलानिज्म का मतलब है नेचुरल सिलेक्शन। तो इसमें क्या हुआ था, लाइक इंडस्ट्रियलाइजेशन के पहले, अब यहाँ पे दो मतलब कि दो इंसेक्ट के बारे में बताया गया था इंडस्ट्रियल मेलानिज्म में। एक मॉथ है, मॉथ एक वाइट है और एक ब्लैक कलर का है। ये दो अलग अलग स्पीसीज है मॉथ की। तो इसमें क्या हो रहा है कि जब इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ था तो उस टाइम क्या था, बहुत कम पॉल्यूशन था। पॉल्यूशन कम होने की वजह से क्या होता था कि जो ट्रीज हैं उनकी बाग पे कोई कार्बन का डिपोजिशन नहीं होता था, तो आसानी से क्या होता था वो एज इट इज बने रहते थे। तो वहाँ पे वाइट मॉथ जो थे वो आसानी से सर्वाइव करते थे, क्योंकि वहाँ पे लाइकेंस ग्रो करते थे और लाइकेंस जो है वाइट कलर के, वाइटिश नेचर के होते हैं। तो वहाँ पे वाइट मॉथ भी उनके बीच में कैमोफ्लेज हो जाता था, दिखता नहीं था प्रेडेटर्स को। और ब्लैक कलर के क्या थे, ब्लैक कलर वाले मॉथ जो थे उस टाइम पे जब इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ था तो जो भी लाइकेंस ग्रो कर रहे थे उनके बीच में ये ब्लैक कलर के आसानी से पिक आउट हो जाते थे, मतलब दूर से ही दिखते थे क्योंकि कंट्रास्ट था। अब ब्लैक वाले उस टाइम कम हो गए जब इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं था। इंडस्ट्रियलाइजेशन के पहले ये ब्लैक वाले मॉथ कम थे। क्यों कम थे, क्योंकि ये प्रेडेटर के थ्रू ये खत्म कर दिए जाते थे। बट वाइट वाले थे क्योंकि वो कैमोफ्लेज हो जाते थे। अब जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ तो उस टाइम पे क्या हुआ कि कार्बन का कंटेंट बढ़ा इन्वायरमेंट में। उसकी वजह से क्या हुआ, कार्बन डिपॉजिट होने लगा बार्क्स पे, जो ये प्लांट्स थे उनकी बार्क पे कार्बन का डिपोजिशन होने लगा। और कार्बन के डिपोजिशन क्योंकि एक पॉल्यूटेंट है तो उसकी वजह से क्या हुआ, लाइकेंस जो थे वो डिसअपियर होने लगे। जब लाइकेन डिसअपियर होने लगे तो उस टाइम क्या हुआ, ये वाइट वाले मॉथ फिर से दिखना स्टार्ट हो गए प्रेडेटर्स को। अब दिखना स्टार्ट हो गया तो इनको पिक करने लगे प्रेडेटर। और ब्लैक वाले क्या हुए, क्योंकि बार्क अब ब्लैक हो गई है कार्बन के डिपोजिशन की वजह से, तो ब्लैक वाले आसानी से दिखते नहीं थे, कैमोफ्लेज हो गए। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन के पहले वाइट वाले ज़्यादा डोमिनेट कर रहे थे और इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद ब्लैक वाले ज़्यादा डोमिनेट कर रहे थे। तो यहाँ पे यही बताया गया है कि यहाँ पे नेचुरल सिलेक्शन हो रहा है। नेचुरल सिलेक्शन कैसे हो रहा है, क्योंकि इन्हें नेचर ही सेलेक्ट कर रहा है। ये मतलब कि जो इन्वायरमेंट है उसी की वजह से ये सेलेक्ट हो जा रहे हैं, क्योंकि इनमें बेटर एडेप्टेबिलिटी है। इनमें कुछ ऐसा है जो उस कंडीशन में भी, जो एडवर्स कंडीशन है उनमें भी ये अपने आप को अडॉप्ट कर पा रहा है, आसानी से स्टेबलाइज कर पा रहा है, जिसकी वजह से ये इसका नंबर, इसका सर्वाइवल बढ़ जा रहा है, राइट। तो यही दोनों था। अब कंट्रास्ट में, क्योंकि वाइट वाले तब थे जब पॉल्यूशन नहीं था और लाइकेंस थे उस टाइम पे, क्योंकि लाइकेन क्या एक पॉल्यूशन इंडिकेटर है। जहाँ पे पॉल्यूशन होता है वहाँ पे लाइकेन ग्रो नहीं करता है। और ब्लैक इसलिए हुए क्योंकि अब लाइकेंस ख़त्म हो गए और जो भी बार्क्स थी प्लांट्स की वहाँ पे ब्लैक कार्बन का डिपोजिशन हो गया, इसलिए ब्लैक जो है कैमोफ्लेज हो गए। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, विच बुक वॉज रिटन बाय डार्विन। तो डार्विन ने कौन सी बुक लिखी थी, तो डार्विन ने लिखा था ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। ओरिजिन ऑफ लाइफ जो है वो ओपेरिन ने लिखी थी। ओपेरिन वही जिन्होंने केमिकल एवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट दिया था। प्रिंसिपल ऑफ जियोलॉजी जो है वो लायल ने लिखा था, चार्ल्स लायल, LY, ठीक, लायल। स्पीसीज प्लांटेरम ये लिनियस ने लिखा था। इसमें जो भी प्लांट के स्पीसीज है, डिफरेंट प्लांट्स, एनिमल प्लांट्स के बारे में बताया था मेनली इन्होंने। तो प्लांट्स के जब डिफरेंट स्पीसीज, डिफरेंट प्लांट्स को क्लासिफाई किया था, उससे नाम दिया था स्पीसीज प्लांटेरम। प्रिंसिपल ऑफ जियोलॉजी लायल ने लिखा था, चार्ल्स लायल। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज जो है डार्विन ने लिखा था। ओरिजिन ऑफ लाइफ जो है वो ओपेरिन ने लिखा था।
और ये आप याद रखिएगा क्योंकि कोई भी क्वेश्चन आगे कुछ भी पूछा जा सकता है किसी भी साइंटिस्ट से रिलेटेड। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, म्यूटेशन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन वाज प्रपोज्ड बाय। तो म्यूटेशन थ्योरी हम सबको पता है किसने प्रपोज किया था, ह्यूगो डे व्रिज ने प्रपोज किया था। इन्होंने म्यूटेशन को बताया था साल्टेशन। तो साल्टेशन में इन्होंने बताया था कि सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन ही साल्टेशन कहलाता है। लैमार्क की अपनी थ्योरी थी इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, डार्विन नेचुरल सिलेक्शन, वैलेस नेचुरल सिलेक्शन, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, हु प्रपोज द जर्म-प्लाज्म थ्योरी। तो जर्म-प्लाज्म थ्योरी किसने प्रपोज किया था, तो ऑगस्ट विसमैन ने ये जर्म-प्लाज्म थ्योरी प्रपोज किया था। जर्म-प्लाज्म थ्योरी में क्या बताया था इन्होंने बताया था कि जो कैरेक्टर्स होते हैं, जो ट्रेट्स होते हैं, जो हमारे कुछ ये फीचर्स होते हैं, वो जर्म सेल के थ्रू फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन पास ऑन होते हैं, राइट, ना कि कोई एक्वायर्ड कैरेक्टर पास होता है। हमारे जो कैरेक्टर जो हम बर्थ से लेकर आए हैं, जन्म से जो जिन्हें हम लेकर आए हैं, उन्हें ही आगे ट्रांसमिट करेंगे, ना कि जो हम आज मतलब कि बर्थ के बाद जो हमने एक्वायर किए हैं वो। तो इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, उस एक्सपेरिमेंट में एक चूहा लिया, उसको एक चूहा और एक चूहिया लिया, तो उसकी पूंछ को कट कर दिया। 21 जनरेशन तक ऐसा करते रहे, उनके बच्चे पैदा करवाए, फिर उनकी पूंछ कट कर दिया, फिर उनमें सिब मेटिंग करवाई, सेल्फ फर्टिलाइजेशन करवाया, और फिर से उनके बच्चे हुए। ऐसा कर करके 21 जनरेशन उन चूहों की जो थी उनकी पूंछ कट करते रहे। लेकिन 22वीं जनरेशन जब आई तो फिर उन्होंने देखा कि पूंछ जो है उनकी फिर से आ रही है, टेल उनकी फिर से रीअपियर हो रही है। तो उन्होंने देखा कि जो कैरेक्टर बाद में एक्वायर कर रहा है, पूंछ ना वाला, मतलब जहाँ पे पूंछ नहीं है, टेल लेस कैरेक्टर जो लाइफ बर्थ के बाद में उसने एक्वायर किया, वो डिसअपियर नहीं हो रहा है, वो रीअपियर हो जा रहा है हर जनरेशन में। क्योंकि क्या है कि टेल जो है वो बाय बर्थ आ रही है, जन्म के साथ आ रही है। तो इन्होंने बताया कि जो भी कैरेक्टर्स हैं, जो भी ट्रेट्स हैं, वो जर्म सेल से पास ऑन होते हैं नेक्स्ट जनरेशन में, और जिन्हें हम बर्थ के साथ लेकर आते हैं, जो भी कैरेक्टर हमारे बाय बर्थ प्रेजेंट होते हैं, वो सारे कैरेक्टर नेक्स्ट जनरेशन में जाते हैं, ना कि एक्वायर्ड कैरेक्टर। जो हम बर्थ के बाद जो कैरेक्टर हम गेन करते हैं, एक्वायर करते हैं, वो कभी भी पास ऑन नहीं होते हैं, राइट। लेकिन लैमार्क यही चीज बता रहे थे कि जो हम बर्थ के बाद जो कैरेक्टर एक्वायर करते हैं वो पास ऑन होते हैं, बट ऐसा विस्मैन ने अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू इसे डिस्प्रूव कर दिया, राइट। और इन्होंने अपनी थियरी दी जिसमें इन्होंने बताया जर्म प्लाज्म थ्योरी, यानी कि जर्म सेल्स के थ्रू क्या होता है, कैरेक्टर्स ट्रांसमिट होते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। मेंडल जो है फादर ऑफ जेनेटिक्स कहलाते हैं, और ह्यूगो डे व्रिज जो है वो अपनी फेमस म्यूटेशन थ्योरी इन्होंने दिया था। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, द थियरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन वाज पब्लिश्ड इन द ईयर। तो नेचुरल सिलेक्शन की थियरी जो है वो पब्लिश हुई थी 1859 में। ये फिर से रिवाइज हुई थी 1869 में, जहाँ पे अभी ये जो थियरी है नेचुरल सिलेक्शन ये वैलेस की है, और जब चार्ल्स डार्विन ने अपनी फिर से बुक रिवाइज की ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, तो वहाँ पे उन्होंने नेचुरल सिलेक्शन को और ज़्यादा एलोबरेट करके वहाँ पे बताया, इसलिए जो फेमस हुई वो थियरी डार्विन के नाम से हुई, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, एडेप्टिव रेडिएशन इज बेस्ट एग्जिबिटेड बाय फ्रॉग ऑफ इंडिया। तो फ्रॉग ऑफ इंडिया में ऐसा कोई भी या फ्रॉग से रिलेटेड कोई भी एडेप्टिव रेडिएशन नहीं है। डार्विन फिंचेस ऑफ गैल्फागोस, तो ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। डार्विन फिंचेस जो है यहाँ पे बेस्ट एडेप्टिव रेडिएशन देखने को मिलता है। कंगारू ऑफ ऑस्ट्रेलिया, क्रोकोडाइल्स ऑफ अफ्रीका। तो क्रोकोडाइल ऑफ अफ्रीका यहाँ पे ऐसा कोई भी एडेप्टिव रेडिएशन नहीं हुआ था। कंगारू, अब यहाँ पे थोड़ा एक कंफ्यूजन वाला टर्म है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स जो है वहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है, वहाँ पे हमें एडेप्टिव रेडिएशन देखने को मिलता है। बट एक कंगारू एक इंडिविजुअल मार्सुपियल है, राइट। ये अब यहाँ पे जो ऑस्ट्रेलिया में हुआ था एडेप्टिव रेडिएशन, यहाँ पे ग्रुप ऑफ जो मार्सुपियल्स थे उनमें हुआ था। कई सारे मार्सुपियल्स, जो मार्सुपियल्स का मतलब होता है ऐसे एनिमल्स जो बच्चे को जन्म तो देते हैं लेकिन प्रॉपर ग्रोथ नहीं होती, उसकी प्रॉपर ग्रोन बेबी नहीं जन्म होता है, मतलब पैदा होता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, उसे मार्सुपियल पाउच में कुछ दिन तक अपने अंदर ही रहते हैं जब तक वो मैच्योर ना हो जाए। जब मैच्योर हो जाता है तो उसे बाहर छोड़ देते हैं, फिर वो अपना लाइफ सर्वाइव करता है खुद ही। बट जब तक वो प्रॉपर ग्रो नहीं करता है तो उसे मार्सुपियल पाउच में रखते हैं। एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें वो बेबी इसमें रहता है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम मार्सुपियल कहते हैं, और ये मार्सुपियल जो है वो ऑस्ट्रेलिया में मेनली पाए जाते हैं। तो वहाँ पे
वो देखा गया कि यहाँ पे जो एडेप्टिव रेडिएशन हुआ था तो उन्हीं में से कंगारू भी है। तो कंगारू एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म है, ना कि पूरा मार्सुपियल ग्रुप है। बट जो एडेप्टिव रेडिएशन पढ़ते हैं हम एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म में पढ़ते हैं, ना कि एक इंडिविजुअल में। तो इसलिए कंगारू जो है तो यहाँ पे उसका पार्ट, बट ये इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म है, इसमें कोई भी एडेप्टिव रेडिएशन नहीं हुआ था, राइट। एडेप्टिव रेडिएशन जो होता है यानी कि एक ही जैसे ऑर्गेनिज्म है, एक ही ओरिजिन है उनकी, एक जैसे हैं, बट डाइवर्सिफाई होने की वजह से, कुछ इन्वायरमेंटल चेंज होने की वजह से जब उनमें नए नए फीचर डेवलप हो जाएं तो उन्हें हम एडेप्टिव रेडिएशन कहते हैं। और ये एक डाइवर्जेंट एवोल्यूशन का फॉर्म है, यानी कि होमोलॉजी का ये एक टर्म है, राइट। और डार्विन फिंचेस में क्या हुआ था, डार्विन फिंचेस जो कि गैल्फेगोस आइसलैंड पे पाए जाते थे, यहाँ पे बेस्ट एडेप्टिव रेडिएशन देखने को मिला था। कैसे देखने को मिला था, क्योंकि जब एक आइसलैंड था, एक आइसलैंड पे जो बर्ड्स रह रही थी या फिंचेस रह रही थी वो एक जैसी थी। बट जब आइसलैंड का सेपरेशन हो गया और आइसलैंड थोड़ा दूर दूर चले गए, तो उस कंडीशन में क्या हुआ कि जो आइलैंड थे उनमें, क्योंकि दूर दूर जाने की वजह से वहाँ का थोड़ा इन्वायरमेंट चेंज हो गया। अब वहाँ का फ्लोरा भी डिफरेंट हो गया। फ्लोरा डिफरेंट होने की वजह से, क्योंकि ये जो फिंचेस थी ये हर्बिवोर्स थी। हर्बिवोर्स का मतलब सीड पे फीड करती थी, राइट। तो कुछ सीड्स जो थे, अब क्योंकि जो आइलैंड है वो डिफरेंट हो गए, वहाँ पे अलग अलग टाइप के प्लांट ग्रो करने लगे। अब प्लांट के अलग अलग टाइप होने वजह से वहाँ पे सीड का फॉर्मेशन भी, सीड का टाइप भी अलग अलग होता था। तो अब सीड अलग अलग है तो उनकी जो बीक है वो तो एक किसी पर्टिकुलर सीड को ईट करने के लिए वो उनका मॉर्फोलॉजी है। बट जब अब यहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन हो गया, डाइवर्सिटी हो गई, अलग बदल गया सारा कुछ, खाना ही बदल गया, तो धीरे धीरे क्या हुआ फिंचेस में, जो उनका बीक का साइज है और बीक का शेप है वो वहाँ के इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, जैसा कि वहाँ पे उस पर्टिकुलर हर एक आइसलैंड पे सीड पाए जाते थे, वैसा उनका वो नेचर हो गया, बीक का नेचर, राइट। तो यहाँ पे हमें देखने को मिला कि पहले एक फिंच थी, अब कई वैरायटी उसकी डेवलप हो गई। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, द होमोलॉगस ऑर्गन प्रोवाइडेड एविडेंस ऑफ। तो होमोलॉगस ऑर्गन जो होते हैं वो डाइवर्जेंट एवोल्यूशन को शो करते हैं। डाइवर्जेंट एवोल्यूशन क्या कहता है कि राइट, एक पॉइंट है, एक एंसेस्टर है, राइट। अब इसके कई सारे डिसेंडेंट्स हैं, एक पॉइंट से इवॉल्व होके कई सारे डिसेंडेंट्स जब अलग हो जाते हैं और उनमें नए नए फीचर एडेप्ट हो जाते हैं तो उसे हम डाइवर्जेंट एवोल्यूशन कहते हैं, होमोलॉगस ऑर्गन कहते हैं। लाइक कि फ्लिपर्स ऑफ व्हेल, जो क्योंकि जो फोर लिम्स हैं, फोर लिम्ब का ही मॉडिफिकेशन हमारे में देखा जाए तो हैंड है, और जो चार पैर वाले जानवर हैं उनमें क्या देखा जाता है कि जो उनके हैंड लिम्ब होते हैं, फोर लिम्ब होते हैं, वो भी बिल्कुल हमारे जैसे ही सिमिलर हैं, क्योंकि उसमें भी रेडियस, अल्ना, टार्सल, मेटाटार्सल, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, टिबियो, फेबुला, सारा कुछ हो, चाहे वो हैंड लिम्ब हो चाहे फोर लिम्ब हो, सारे वो बोन्स पाए जाते हैं, राइट। तो पहले क्या था, एक एक ऑर्गेनिज्म था। तो होमोलॉगी में हम क्या पढ़ते हैं कि ओरिजिन सेम है बट स्ट्रक्चर और फंक्शन में भी वेरी कर सकता है, मेनली फंक्शन वेरी कर सकता है, राइट। तो हमारा हाथ जो है वो अलग अलग कामों के लिए रिस्पॉन्सिबल है, रिस्पॉन्सिबिलिटी वो करता है अपनी। बट जो फ्लिपर्स हैं वेल के, वो भी क्या है, फोर लिम्स ही हैं, फोर लिम्ब। अब हमारे में देखिए हाथ हैं और वहाँ पे फ्लिपर्स हैं, वहाँ पे तैरने के काम आ रहे हैं, हमारे खाना खाने के, लिखने के और बहुत सारे काम आ रहे हैं, राइट। तो ये होमोलॉगस ऑर्गन जो होते हैं वो डाइवर्जेंट एवोल्यूशन शो करते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक पॉइंट से ये डाइवर्सिफाई हो रहा है, डाइवर्ज हो गया, अलग अलग फॉर्म में चला गया, राइट। तो पहले एक था, क्योंकि आप इन्वायरमेंट चेंज होने की वजह से, कंडीशन चेंज होने की वजह से अलग अलग फॉर्म में आ गया है। नाउ कुछ तो अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है सबके लिए कि यहाँ पे हमारा जो कंबाइंड टेस्ट सीरीज है वो लॉन्च हो चुका है, जो कि हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए है। तो मेनली ये हिंदी मीडियम वालों के लिए, जो भी एस्पिरेंट हिंदी मीडियम को प्रेफर करते हैं, तो उनके लिए भी ये बेस्ट सीरीज़ है, जहाँ पे हम MCQs, PYQs और क्वेश्चन आंसर विद नोट्स आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। प्लस यहाँ पे मॉक टेस्ट भी होंगे, मॉक टेस्ट से आप अपनी जो भी प्रिपरेशन है उसे अंदाज सकेंगे। MCQs और PYQs यहाँ पे हम जो दे रहे हैं उनका डिटेल क्वेश्चन के साथ साथ एक्सप्लेनेशन भी देंगे, हर क्वेश्चन का एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन होगा। तो ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है और जस्ट ₹699 में आप इसे हमारे ऐप के थ्रू बाय कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, एनालॉगस ऑर्गन प्रोवाइड एविडेंस ऑफ। तो एनालॉगस जो होते हैं, एनालॉजी जो होती है वो अलग अलग ऑर्गेनिज्म है, राइट, बट उनका जो फंक्शन है, जो स्ट्रक्चर फंक्शन है
वो एक जैसा है कुछ। जैसे कि बर्ड्स में विंग्स होते हैं और इंसेक्ट्स में भी विंग्स होते हैं, दोनों उड़ने के काम आते हैं, बट क्या वो स्ट्रक्चरली सेम है? नहीं, क्योंकि अब देखिए ना, बर्ड्स जो हैं वो वर्टिब्रेट हैं, इंसेक्ट जो हैं वो इनवर्टिब्रेट हैं, तो इनमें बहुत बड़ा फासला है। बट जो काम है दोनों का एक ही है, उड़ना, दोनों उड़ने के काम आ रहे हैं। वहीं पे आप देख सकते हैं कि आर्क्योप्टेरिक्स जो था, जो उड़ने वाला एक क्या था, डायनासोर था, तो उसके भी क्या थे, पंख थे, बट वो पंख जो थे उसके अलग थे। और यहाँ पे जो बर्ड्स के पंख हैं वो डिफरेंट टाइप के, इनकी ओरिजिन अलग अलग है, क्योंकि वो रेप्टाइल है और ये बर्ड्स हैं। तो काम तो दोनों उड़ने का है, दोनों का उड़ने का ही है, बट यहाँ पे जो ओरिजिन है वो डिफरेंट है, राइट। तो यहाँ पे क्या होता है, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन से होता है। डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट जो ऑर्गन्स हैं वो एक जैसा फंक्शन जब परफॉर्म करें, फंक्शन एक हो बट ओरिजिन डिफरेंट हो, तो इसे हम कन्वर्जेंट एवोल्यूशन कहते हैं और एनालॉगस ऑर्गन कहते हैं। नाउ द यूज एंड डिसयूज कॉन्सेप्ट इज रिलेटेड टू डार्विन, लामार्क, मेंडल, वैलेस। तो लामार्क से रिलेटेड है यूज एंड डिसयूज। तो इसमें इन्होंने बताया था कि यूज, जिस ऑर्गन का हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है, वो बहुत ज़्यादा डाइवर्स, मतलब कि और ज़्यादा ग्रो करता है और ज़्यादा वो फंक्शनल हो जाता है, और जिस ऑर्गन को हम यूज़ करना बंद कर देते हैं वो काम करना भी बंद कर देता है। ये इनकी बात बिल्कुल सही भी है किसी हद तक, क्योंकि हमारी बॉडी में अगर देखा जाए तो बहुत सारे ऑर्गन हैं जिनका हम आज यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या हो रहे हैं, धीरे धीरे डिसअपियर हो रहे हैं। लाइक हमारी बॉडी में लार्ज इंटेस्टाइन का एक पार्ट है अपेंडिक्स। अब अपेंडिक्स क्या है, अपेंडिक्स तब काम करता था जब हम अनकुक्ड फूड खाते थे, जब हमारे फूड में सेलुलोज जो होता था वो मैक्सिमम अमाउंट में प्रेजेंट होता था। क्योंकि अनकुक्ड फूड जो भी खाएंगे, जो भी हम, क्योंकि अगर हम प्लांट से फूड डिराइव कर रहे हैं तो उसे अब अगर अनकुक्ड खाएंगे तो सेलुलोज भरा पड़ा है उसमें, सब सेलुलोज ही सेलुलोज है। तो उस कंडीशन में हमारी बॉडी में जब सेलुलोज जाएगा तो उसका प्रॉपर डाइजेशन भी होना चाहिए। तो सेलुलेज एंजाइम जो था वो अपेंडिक्स रीजन में ही पाया जाता था। बट जब से हमने खाना को पका के खाना स्टार्ट कर दिया तो सेलुलोज जो होता था वो पहले ही डाइजेस्ट हो जाता है, पहले ही ब्रेक हो जाता है। तो सेलुलोज का डाइजेशन का काम ही नहीं रह गया, तो सेलुलोज एंजाइम भी बेकार हो गया। और धीरे धीरे जब ये सारा काम ही खत्म हो गया तो जो पार्ट था, जिस पार्ट में सेलुलोज का डाइजेशन होता था, वो भी धीरे धीरे वेस्टिजियल हो गया, हमारे लिए बिना काम का हो गया। और वो धीरे धीरे क्या हुआ, अब डिसअपियर होना स्टार्ट हो गया है, और बहुत छोटा सा, बहुत माइन्यूट सा पार्ट बचा है अपेंडिक्स का हमारी बॉडी में। तो लेमार्क ने यही चीज़ें बताई थी, और बताए थे एक जिराफ की गर्दन वाला एक्सपेरिमेंट भी बताए थे उन्होंने, आपको भी पता होगा, बहुत अच्छे से पता होगा क्योंकि बहुत फेमस है। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेस्टिजियल ऑर्गन इन ह्यूमन। अब देखिए ये पार्ट आ ही गया, क्वेश्चन आ ही गया जिससे हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया। तो अपेंडिक्स जो है वो वेस्टिजियल है, क्योंकि हमारी बॉडी में सेलुलोज का डाइजेशन का कोई काम नहीं रह गया है, तो अभी अपेंडिक्स भी किसी काम का नहीं रह गया है। किडनी, हार्ट, लंग, ये तो मोस्ट वाइटल ऑर्गन है। नाउ फॉसिल आर मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर स्टडी ऑफ इकोलॉजी, एवोल्यूशन, जेनेटिक्स, एनाटॉमी। तो एवोल्यूशन के लिए क्या होता है, फॉसिल्स जो होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि ये ऐसा होता है कि लाइक बुक, ये एक बुक है, जो ये लेयर्स हैं अर्थ की, ये एक बुक लाइक है, और इनमें जो फॉसिल्स हैं वो एज अ वर्ड लिखे हुए हैं। जैसे बुक में पन्नों में क्या होता है, अक्षर लिखे होते हैं, लाइनें लिखी होती हैं, और वो हमें इंफॉर्मेशन देती हैं किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में। वैसा ही अर्थ की जो डिफरेंट लेयर्स हैं वो क्या है, एक बुक के पेजेस की तरह हैं, और हर पेज में, हर लेयर में कुछ ना कुछ छिपा हुआ है, कोई ना कोई वर्ड छिपे हुए हैं, कोई ना कोई फॉसिल छिपा हुआ है जो हमें एक नई इन्फॉर्मेशन देता है, नई चीज़ के बारे में बताता है। तो जो भी फॉसिल मिलते हैं हमें, फॉसिल का मतलब होता है जो मिलियन साल्स ईयर्स पहले बहुत सारे ऑर्गेनिज्म रहते थे, वो दब गए, मर गए, अब उनके कुछ अवशेष बचे हुए हैं। तो वही चीज़ें, उन्हीं को स्टडी करके हम पता लगाते हैं कि पहले की लाइफ कैसी रही होगी, पहले के ऑर्गेनिज्म कैसे रहे होंगे। ठीक है, तो ऐसा हम फॉसिल के थ्रू ही पता लगा सकते हैं। तो फॉसिल एवोल्यूशन में बेस्ट रोल प्ले करते हैं, एवोल्यूशन की स्टडी में। नाउ द ओरिजिन ऑफ लाइफ वॉज एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड बाई मिलर एंड यूरे, पास्चर, डार्विन, ओपेरिन। तो यूरे एंड मिलर का जो एक्सपेरिमेंट था, जो केमिकल एवोल्यूशन को बताता है, तो यहाँ पे ये एक्सपेरिमेंटली इन्होंने प्रूव किया था कि कैसे पहले का पूरा, जैसा इनके ये ओपेरिन, हाल्डेन ने एक हाइपोथेसिस दिया था कि पहले का एनवायरनमेंट कैसा रहा होगा, फिर उसमें कैसे कैसे रिएक्शंस हुए होंगे, फिर कैसे फर्स्ट सेल का फॉर्मेशन हुआ होगा,
ये सारा कुछ ओपेरिन हाल्डेन ने पहले बता दिया था। तो यूरे एंड मिलर इनके दो शिष्य थे, इनके स्टूडेंट थे, उन्होंने इसे एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया। और जब एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया तो जैसा कि ओपेरिन हाल्डेन ने पहले बताया था, सेम वैसा ही रिजल्ट यहाँ पे देखने को मिला, राइट। तो मिलर एंड यूरे ने इसे एक्सपेरिमेंटली परफॉर्म किया था। तो एक फ्लास्क लिया, उसमें फिर लाइटनिंग करवाई और उसमें कुछ पहले से उन्होंने मॉलिक्यूल सेट कर रखे थे, लाइक मीथेन, हाइड्रोजन, वाटर वेपर और भी बहुत सारी अमोनिया, कुछ ये मॉलिक्यूल्स थे। फिर देखा इन्होंने कि कुछ आरएनए, डीएनए और प्रोटीन जैसे कुछ सब्सटेंस यहाँ पे देखने को इनको मिले। तो इससे पता चला कि जो लाइफ है वो केमिकली इवॉल्व हुई थी और ये ऐसी कंडीशन रही होगी, लाइटनिंग हुई होगी फिर उन्होंने उसी के थ्रू। और ये जो केमिकल एवोल्यूशन बताया उन्होंने, इसे एक्सपेरिमेंटली प्रूव करके दिखाया, इसलिए मोस्ट एक्सेप्टेबल है। ये जो हम मानते हैं कि कैसे लाइफ इवॉल्व हुई, तो ऐसा ही कुछ हुआ होगा जैसा कि मिलर एंड यूरे ने बताया अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू। Which gas was absent in early atmosphere of Earth? तो early atmosphere में कौन सी गैस absent थी? हाइड्रोजन, मीथेन, ऑक्सीजन, अमोनिया। तो हाइड्रोजन, मीथेन, अमोनिया ये तो तीनों प्रेजेंट थी, ऐसा यूरे एंड मिलर ने अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू ही बता दिया था हमें, राइट। बट ऑक्सीजन जो है वो एब्सेंट थी, जो क्योंकि प्रिमिटिव एनवायरनमेंट जो था वो एनारोबिक था, एनऑक्सीजनिक था, वहाँ पे कोई भी ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं थी। ऑक्सीजन तब आई जब कब आई? जब ये फोटो ऑटोट्रॉप्स जो हैं वो डेवलप करना स्टार्ट किए, जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस स्टार्ट हुआ तब ये ऑक्सीजन का एवोल्यूशन हुआ, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, द कॉन्सेप्ट ऑफ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाज प्रपोज्ड बाय। तो ये जो कॉन्सेप्ट है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, तो वैलेस, स्पेंसर, डार्विन, वेस्टमैन। तो ये जो कॉन्सेप्ट है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ये स्पेंसर ने क्या किया था, फर्स्ट टाइम प्रपोज किया था। और इन्होंने बताया था कि कैसे ये जो ऑर्गेनिज्म है ये कैसे अपने आप को यहाँ पे स्टेबलाइज कर पाते हैं, स्टेब्लिश कर पाते हैं किसी भी एनवायरनमेंट में। तो जो फिट होगा वही सर्वाइव करेगा। और फिटनेस से क्या बताया था इन्होंने? रिप्रोडक्टिव फिटनेस। रिप्रोडक्टिव फिटनेस, फिटनेस का मतलब रिप्रोडक्टिव फिटनेस। जो ज़्यादा फिट होगा वो ज़्यादा रिप्रोड्यूस करेगा, और जो ज़्यादा रिप्रोड्यूस करेगा उसके सर्वाइव करने के चांसेस भी ज़्यादा रहेंगे। जैसे कि अगर एक ऑर्गेनिज्म है वो एक बच्चा पैदा करता है और एक ऑर्गेनिज्म है वो 100 बच्चे पैदा करता है, तो अगर कोई ऐसी नेचुरल कैलेमिटी आ गई, कोई ऐसी कंडीशन आ गई जो एडवर्स है, तो वहाँ पे एक वाला तो अगर उसको जरा भी कुछ हुआ तो वो ख़त्म हो जाएगा और उसका पूरा का पूरा उस लिनेज ही ख़त्म हो जाएगा वहीं पे। बट जो 100 बच्चे पैदा कर रहा है उसके 100 बच्चों में से अगर 90% भी वैनिश हो गए, ख़त्म हो गए, तो एटलीस्ट 10% तो बचेंगे, जो भी मतलब जितना भी अमाउंट बचेगा वो अपनी लिनेज को आगे कंटिन्यू कर पाएगा। तो फिटनेस का यही मतलब है, जो ज़्यादा फिट होगा वो ज़्यादा रिप्रोड्यूस करेगा, वो ज़्यादा सर्वाइव करेगा, राइट। जेनेटिक ड्रिफ्ट इज ऑल्सो नोन एज सीवॉल राइट इफेक्ट, क्योंकि इन्होंने ही, सीवॉल राइट ने ये बताया था जेनेटिक ड्रिफ्ट। तो जेनेटिक ड्रिफ्ट का मतलब होता है कि जो जेनेटिक फ्रीक्वेंसी है वो कैसे ड्रिफ्ट हो रही है। ड्रिफ्ट का मतलब शिफ्ट होना, राइट। शिफ्ट का मतलब है यहाँ पे कि कोई एक जेनेटिक फ्रीक्वेंसी है, कुछ एक जीन्स वाले लोग रह रहे हैं, जीन्स वाले ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं, उनमें अगर किसी कंडीशन में कुछ जैसे सपोज एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। ये ऐसे एलील्स पाए जा रहे हैं, राइट। कैपिटल ए, स्मॉल ए, स्मॉल ए, स्मॉल ए, कैपिटल ए, कैपिटल ए, ऐसे एलील्स पाए जा रहे हैं। और ये भी जो भी वो है पॉपुलेशन है, ये एक पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं हम, पॉपुलेशन की जो भी स्पीसीज हैं वहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे सपोज ये अगर हम बात करें जो भी रैबिट होता है, रैबिट के अगर कलर की बात करें तो ये ब्लैक रैबिट है, ये ब्राउन है, इसे ब्लैक मानते हैं, ये वाइट मानते हैं इसे, और ये क्या है, ये ब्राउन है, राइट। तो अब ये तीन अलग अलग डिफरेंट टाइप के क्या है रैबिट रह रहे हैं। और अगर कोई ऐसी कंडीशन आ गई, मतलब सपोज अगर वहाँ पे कोई बाढ़ आ गई, तो बाढ़ में क्या हुआ, अगर ये होमोजाइगस वाले ख़त्म हो गए, राइट। तो होमोजाइगस वाले अगर ख़त्म हो गए तो जो भी जीन्स का जो भी फ्रीक्वेंसी थी वो एक तरफ शिफ्ट हो गई, होमोजाइगस से कहाँ आ गई, हेट्रोजाइगस में आ गई।
तो जो ब्लैक और वाइट थे वो खत्म हो गए और ब्राउन वाला बच गया। और अब क्या करेगा, ये अपनी पॉपुलेशन को आगे कंटिन्यू करेगा, राइट। तो ब्राउन वाले ही आगे कंटिन्यू होंगे। तो इसे कहते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट, क्योंकि ड्रिफ्ट हो रही है, यहाँ पे शिफ्टिंग हो रही है जीन्स का। ये जो एलील्स हैं ये एक तरफ को शिफ्ट कर जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या था, ये होमोजाइगस रिसेसिव, होमोजाइगस डोमिनेंट है, हेटेरोजाइगस है, राइट। तो अब यहाँ पे होमोजाइगस वाले दोनों क्या हो गए, खत्म हो गए। अब ये जेनेटिक ड्रिफ्ट होती है वो बाई चांस होती है, वो कोई सेलेक्टिव प्रोसेस नहीं है। यहाँ पे क्योंकि बाढ़ आई तो ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ ब्लैक और व्हाइट वालों को ही ले जाएगी, राइट। ये ब्राउन वाले को भी ले जा सकती है, ये सिर्फ मैंने एग्जाम्पल के लिए बताया। या फिर सिर्फ ब्राउन वाले को ही ले जा सकती है, सिर्फ ब्लैक वाले को ही, या सिर्फ व्हाइट वाले को ही। तो यहाँ पे जो भी एक जाएगा तो उसमें क्या होगा, जो जीन की फ्रिक्वेंसी वो शिफ्ट हो जाएगी, जो जीन्स है वो शिफ्ट हो जाएंगे एक तरफ को, और यहाँ पे इसे हम जेनेटिक ड्रिफ्ट कहते हैं इसे। तो जेनेटिक ड्रिफ्ट जो होता है वो 3 टाइप का होता है, आगे हम पढ़ने वाले हैं। नाउ द हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम एक्सप्लेन म्यूटेशन, जीन फ्रीक्वेंसी, एडेप्टेशन, स्पेसिएशन। तो हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम का मतलब ही, इस इक्विलिब्रियम का मतलब ये बता रहे हैं कि जो भी जीन की जो भी एलील्स की फ्रीक्वेंसी होती है वो किसी भी पॉपुलेशन में फिक्स होती है। जो भी जेनेटिक फ्रीक्वेंसी है वो फिक्स है पॉपुलेशन में। फिक्स का मतलब कि उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है, कोई म्यूटेशन नहीं हो रहा है। तो इनकी जो हार्डी-विनबर्ग पॉपुलेशन होती है वो लार्ज होती है, क्योंकि स्मॉल पॉपुलेशन होगी तो उसमें क्या होगा, जो फ्लैक्चुएशंस होंगे वो बहुत आसानी से देखने को मिलेंगे, उनका फेनोटाइपिक एक्सप्रेशन बहुत अच्छे से देखने को मिलेगा। बट अगर लार्ज पॉपुलेशन है तो उस कंडीशन में अगर थोड़े बहुत चेंजेस भी आते हैं, थोड़ा फ्लैक्चुएशन भी होता है, तभी उतना प्रोमिनेंट चेंज देखने को नहीं मिलता है हमें। इसलिए हार्डी-विनबर्ग पॉपुलेशन जो है वो लार्ज पॉपुलेशन में कंसिडर किया जाता है। और ये बताते हैं कि जो भी एलील्स की फ्रीक्वेंसी है वो स्टेबल है, उसमें कोई भी चेंज नहीं होता है। जो भी p² 2pq + q² = 1 बताया इन्होंने, उन्होंने बताया कि ये कभी चेंज नहीं होता है, हमेशा 1 के इक्वल ही रहता है, मतलब कि स्टेबल रहता है। तो यहाँ पे जीन की फ्रीक्वेंसी के बारे में बात करते हैं। म्यूटेशन नहीं होता है, मतलब कहाँ नहीं होता है, हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम में। ये जो हार्डी-विनबर्ग पॉपुलेशन होती है इसमें म्यूटेशन नहीं होता है, इसमें सेलेक्शन नहीं होता है। तो ये सारी चीज़ें जो भी वेरिएशन कॉज करती हैं, ये सारी चीज़ें हार्डी-विनबर्ग पॉपुलेशन में रिस्ट्रिक्टेड होती हैं, नहीं होती हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कनेक्टिंग लिंक। तो पेरिपेटस, मेलानोग्रोसस, आर्कियोप्टेरिक्स, ऑल ऑफ दिस। तो ये सारे क्या हैं, कनेक्टिंग लिंक ही हैं। पेरिपेटस किसके बीच में, एनेलिडा और आर्थ्रोपोडा के बीच में, ऑर्थोपोडा। बेलनोग्लोसस जो है वो वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट में है, या फिर कह सकते हैं कॉर्डेट और नॉन कॉर्डेट बीच में है। ठीक, आर्कियोप्टेरिक्स जो है वो रेप्टाइल्स और बर्ड्स के बीच में है। पेरिपेटस में क्या है, ये क्यों कनेक्टिंग लिंक है, क्योंकि पेरिपेटस में कि इसकी बॉडी जो है वो सेगमेंटेड है, आउटर पार्ट में भी सेगमेंटेशन देखने को मिलता है। ये जो है एनेलिडा का कैरेक्टर है। और इसमें क्या देखने को मिलता है, इसमें ट्रैकिया एज अ रेस्पिरेटरी ऑर्गन देखने को मिलता है, जो कि ऑर्थोपोडा का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। तो एनेलिडा का सेगमेंटेशन और ऑर्थोपोडा का रेस्पिरेटरी ऑर्गन, इसलिए इसे कनेक्टिंग लिंक कहा जाता है एनेलिडा और ऑर्थोपोडा के बीच में, पेरिपेटस को। बेलनोग्लोसस जो है इसमें नोटोकॉर्ड पाया जाता है और फेरेंजियल गिल स्लिट्स पाए जाते हैं, जो कि ये कॉर्डेट कैरेक्टर्स हैं, जो कि वर्टिब्रेट कैरेक्टर्स हैं। और इसका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जो है सिंपल है, लाइक इनवर्टिब्रेट्स, इसलिए इसे कनेक्टिंग लिंक कहा जाता है कॉर्डेट, नॉन कॉर्डेट या वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट में। आर्कियोप्टेरिक्स जो है वो एक उड़ने वाला रेप्टाइल है। उड़ने वाला इसलिए है क्योंकि उसके पंख पाए जाते हैं, जो कि बर्ड का कैरेक्टरिस्टिक है। और रेप्टाइल इसलिए है क्योंकि उसके बीक में टीथ पाए जाते हैं, जो भी उसका माउथ पार्ट है उसमें टीथ पाए जाते हैं, जो कि एक रेप्टिलियन कैरेक्टरिस्टिक है, राइट। तो इसमें जो ऑल ऑफ दीज है वो ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि सारे के सारे क्या है, कनेक्टिंग लिंक है। कनेक्टिंग लिंक का मतलब होता है जो 2 फाइलम या 2 क्लास या 2 चीज़ों के बीच में जोड़ने का काम करें। तो यहाँ पे ये जो भी एग्जाम्पल है किसी न किसी फाइलम से एक दूसरे से लिंक है, मतलब 2 फाइलम से लिंक है ये। तो ये कंबाइंड टेस्ट सीरीज है हमारा, हिंदी मीडियम के लिए स्पेशली है। और यहाँ पे हम वीडियो लेक्चर्स भी प्रोवाइड करा रहे हैं। तो ये सीरीज़ का जो कॉस्ट है, जो प्राइस है वो 999 है। तो इसे आप लेना चाहते हैं तो आप जरूर बाय कीजिए, ये हमारे ऐप के थ्रू आप ले सकते हैं इसे। नाउ द जेनेटिक बेसिस ऑफ एवोल्यूशन वाज एक्सप्लेन्ड बाय।
तो जेनेटिक बेसिस ऑफ एवोल्यूशन जो है वो किससे एक्सप्लेन हुआ था? वो मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी, मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी या इसे ही नियो डार्विनिज्म थ्योरी भी कहते हैं, नियो डार्विनिज्म थ्योरी। इसमें क्या था कि अब नियो डार्विनिज्म है इसलिए इसे डार्विन की थ्योरी को आप एक्सटेंशन मत मानिए, ठीक है। नियो डार्विनिज्म का मतलब है कि इसमें बहुत सारी थ्योरीज को एक साथ करके एक एक प्रॉपर थ्योरी बनाई गई थी जिसे हम मॉडर्न थ्योरी या मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी कहते हैं। सिंथेटिक इसलिए है इसमें क्योंकि बहुत से अलग अलग साइंटिस्ट के अपने अपने जो मत थे उन्हें इसमें शामिल किया गया है, राइट। तो यहाँ पे माल्थुसियन कंपटीशन को भी शामिल किया गया, वेरिएशन, म्यूटेशन, नेचुरल सिलेक्शन, जेनेटिक वेरिएशन, मेंडेलियन इनहेरिटेंस, ये सारा कुछ इसमें शामिल किया गया है और इसे नाम दिया गया था मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी, राइट। नाउ फाउंडर इफेक्ट इज रिलेटेड टू म्यूटेशन, जेनेटिक ड्रिफ्ट, नेचुरल सिलेक्शन, पॉलीप्लॉइडी। तो फाउंडर इफेक्ट जो है वो जेनेटिक इफेक्ट का ही एक मतलब टाइप है। तो फाउंडर इफेक्ट में क्या होता है कि लाइक एक पॉपुलेशन है और यहाँ पे कुछ वाइट ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं और कुछ ब्लैक ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं, मतलब एक ही स्पीसीज के, एक ही पॉपुलेशन के, क्योंकि यहाँ पे हम पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं तो कोई एक स्पीसीज होगी। कुछ वाइट हैं, कुछ वाइट स्पीसीज हैं, कुछ क्या है, ब्लैक है। अब इसमें से एक वाइट वाला उड़ के कहाँ चला गया? लाइक ये क्रो की एक पॉपुलेशन है, राइट। तो क्रो की एक पॉपुलेशन है, क्रो जो है वो ब्लैक है और वाइट है, दो कलर के पाए जा रहे हैं। अब ये एक जंगल में रह रहे हैं, एक जंगल में दोनों सफेद और काले कौवे हैं। एक काला कौवा उड़ा और दूसरे जंगल में जाके पहुंच गया जहां पे कोई भी, मान लीजिए एक सफेद कौवा उड़ा, ठीक है, सफेद कौवा उड़ा और वो जाके दूसरे जंगल में बस गया जाके। अब ये बस गया तो अपना पॉपुलेशन भी बढ़ाएगा, परिवार भी बढ़ाएगा। तो यहाँ पे पहले से कोई कौवा नहीं था, ना तो सफेद थे ना तो काले थे, राइट। तो अब यहाँ पे जो पॉपुलेशन होगी वो सारी क्या होगी? व्हाइट क्रो वाली होगी, सारे व्हाइट क्रो पाए जाएंगे। अब इस पॉपुलेशन को हम फाउंडर पॉपुलेशन कहेंगे, ठीक। और इस इफेक्ट को क्या कहेंगे? फाउंडर इफेक्ट कहेंगे, राइट। क्योंकि ये पॉपुलेशन क्या है? फाउंडर पॉपुलेशन है, नई पॉपुलेशन जो बनी है इसे हम फाउंडर पॉपुलेशन कहते हैं और इस इफेक्ट को हम फाउंडर इफेक्ट कहते हैं। तो ये भी जेनेटिक ड्रिफ्ट का ही एक टाइप है। अब क्यों जेनेटिक ड्रिफ्ट का एक टाइप है? क्योंकि यहाँ पे जीन्स जो है वो शिफ्ट हुई हैं, राइट। क्योंकि यहाँ पे था कि यहाँ पे व्हाइट और ब्लैक दोनों पाए जा रहे थे, बट यहाँ पे सिर्फ व्हाइट ही पाए जा रहे हैं। यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है जीन्स की वो क्या हो रही है? शिफ्ट हो गई, वो एक तरफ को चली गई, राइट। क्योंकि यहाँ पे कोई ब्लैक नहीं पाया जा रहा है, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे? जेनेटिक ड्रिफ्ट ही कहते हैं, राइट। नाउ द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय पॉलीप्लॉइडी इज कॉमन इन। तो पॉलीप्लॉइडी जो है वो प्लांट्स में कॉमन होती है, क्योंकि एनिमल्स में जो पॉलीप्लॉइड होते हैं वो या तो सर्वाइव नहीं करते और अगर सर्वाइव करते हैं तो वो एबनॉर्मल रहते हैं, राइट। लाइक हम देखते हैं कि जैसे टर्नर सिंड्रोम हो गया, पॉलीप्लॉइडी का मतलब है कि जब प्लॉइडी लेवल में क्या हो, डेविएशन आ जाए, जो डिप्लॉइड कंडीशन नॉर्मली पाई जाती है उसमें अगर टेट्राप्लॉइड हो जाए, ट्रिप्लॉइड हो जाए, तो वैसे ऑर्गेनिज्म को हम पॉलीप्लॉइड ऑर्गेनिज्म कहते हैं। और ऐसा जो होता है वो प्लांट्स में देखने को मिलता है। ये प्लांट्स में जो होता है ये पॉलीप्लॉइडी कॉमन है और यहाँ पे जो इंडिविजुअल होते हैं वो सर्वाइव भी करते हैं और वो फर्टाइल भी रहते हैं। बट एनिमल्स में केस में या तो ये सर्वाइव ही नहीं करेंगे या तो फिर एबनॉर्मल होंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 24, नियो डार्विनिज्म इंक्लूड म्यूटेशन, नेचुरल सिलेक्शन, जेनेटिक ड्रिफ्ट एंड जीन फ्लो। तो यहाँ पे नियो डार्विनिज्म या फिर मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी जो है उसमें ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड हैं, क्योंकि हमने पिछले ही क्वेश्चन में भी देखा था कि यहाँ पे म्यूटेशन भी है, नेचुरल सिलेक्शन भी है, जेनेटिक ड्रिफ्ट भी है, जीन फ्लो भी है। जीन फ्लो कहो या जेनेटिक ड्रिफ्ट को, दोनों एक ही बात है। नाउ क्वेश्चन नंबर 25, द फोर लिम्ब ऑफ बैट एंड विंग ऑफ बर्ड आर। तो फोर लिम्ब ऑफ बैट, बैट के फोर लिम्ब्स जो हैं और विंग ऑफ बर्ड्स आर, कैसे हैं ये दोनों? क्योंकि दोनों उड़ने के काम आते हैं और दोनों के क्या है, जो स्ट्रक्चर हैं वो भी लगभग सिमिलर हैं, ओरिजिन सिमिलर है। क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये बर्ड्स का विंग है और ये बैट का विंग है, बैट में भी देख रहे हैं और बर्ड्स में भी देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये ह्यूमरस है, रेडियस है, अल्ना है, कार्पल्स हैं, मेटाकार्पल्स हैं, फैलेंजस हैं। यहाँ पे भी आप देख रहे हैं बैट के विंग में ह्यूमरस है, रेडियस अल्ना है, कार्पल्स हैं, मेटाकार्पल्स हैं और फैलेंजस हैं, राइट। तो दोनों का ओरिजिन जो है वो लगभग सिमिलर दिख रहा है, तो इसलिए ये होमोलॉगस ऑर्गन कहलाएंगे, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 26, आर्कियोप्टेरिक्स इज ए कनेक्टिंग लिंक बिटवीन। तो पहले ही हम लोग ने डिस्कस कर लिया है कि आर्कियोप्टेरिक्स जो है वो रेप्टाइल और बर्ड के बीच में कनेक्टिंग लिंक है। रेप्टाइल इसलिए इसके फीचर हैं क्योंकि इसके टीथ हैं जो
ये माउथ में इसका टीथ प्रेजेंट है, और बर्ड का कैरेक्टरिस्टिक इसका जो है वो उड़ने वाला है, राइट, क्योंकि रेप्टाइल उड़ने वाले नहीं पाए जाते थे और बर्ड में टीथ नहीं पाया जाता है, इसलिए इन दोनों को कनेक्टिंग लिंक माना गया, क्योंकि बीच का है, ना तो बर्ड है ना तो ये रेप्टाइल है, दोनों को कनेक्ट करने वाला है। नाउ क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग एविडेंस सपोर्ट ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। तो ऑर्गेनिक एवोल्यूशन को कौन सपोर्ट कर रहा है? वेस्टिजियल ऑर्गन, फॉसिल्स, कॉम्परेटिव एनाटॉमी, ऑल ऑफ दिस। तो ऑर्गेनिक एवोल्यूशन का सिंपल मतलब इतना है कि शुरू से आज तक जो भी चेंजेस हुए हैं, लाइक एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से मल्टी सेलुलर या ऑर्गन सिस्टम लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जो यहाँ तक पहुँचा है, जिसे हम आज देख रहे हैं, ये कैसे हुआ होगा? ये इसी ऑर्गेनिक एवोल्यूशन के थ्रू ही हुआ है, जहाँ पे कुछ अब ये वेस्टिजियल ऑर्गन, फॉसिल, कॉम्परेटिव एनाटॉमी, ये सब क्यों है इसमें, इसके अंडर में? क्योंकि वेस्टिजियल ऑर्गन पहले जिन चीज़ों का यूज़ था आज नहीं है, ये इसी ऑर्गेनिक एवोल्यूशन का ही पार्ट था। मतलब इस एवोल्यूशनरी फेज में क्या हुआ, कुछ चीज़ें डिसअपियर हो गई, कुछ चीज़ें नई इमर्ज हुई, जो नई हुई वो आज के लिए फिट है, जो डिसअपियर हो गई वो आज के लिए अनफिट थी, इसलिए वो डिसअपियर हो गई। फॉसिल क्या बताते हैं कि लाइफ पहले कैसे थी, और आज इन फॉसिल से हम ये देखकर पता लगा सकते हैं कि पहले हम कैसे थे और आज कैसे हैं। कॉम्परेटिव एनाटॉमी, क्योंकि कॉम्परेटिव एनाटॉमी में हम पढ़ते हैं कि जो भी स्ट्रक्चर्स हैं वो लगभग सिमिलर पाए जाते हैं। अगर एम्ब्रियोनिक फेज की बात करें तो हमने एक बहुत ही कॉमन एग्जांपल पढ़ा है, जो भी एम्ब्रियो होते हैं, लाइक फिश का देख लो आप, रेप्टाइल्स का देख लो, बर्ड्स का देख लो, वो मैमल्स का देख लो, वो लगभग सिमिलर पाए जाते हैं, एक जैसे पाए जाते हैं, और उनमें आप अगर एक साथ रख दिया जाए तो में भी आप पहचान भी नहीं पाएंगे। तो इससे ये पता चलता है कि हमारे जो एंसेस्टर थे वो कॉमन थे। सभी जितने भी आज डिसेंडेंट देखने को मिल रहे हैं, जितने भी लीनिएजेस देखने को मिल रही हैं, इन सब का कोई एक कॉमन एंसेस्टर रहा होगा, ये चीज़ें बताती हैं। तो कॉम्परेटिव एनाटॉमी के थ्रू, फॉसिल्स के थ्रू, वेस्टिजियल ऑर्गन्स के थ्रू, इन सब के थ्रू हम देखते हैं कि जो एवोल्यूशन है वो ऑर्गेनिक एवोल्यूशन ही हुआ होगा। ऑर्गेनिक एवोल्यूशन का मतलब सिंपल से कॉम्प्लेक्स तक आज ये कैसे बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पहुंचा है, तो ये सारी चीज़ें इसके अंडर में आती हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 28, विच वॉज द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म टू अपीयर ऑन अर्थ। तो बैक्टीरिया सबसे पहले अर्थ पे आए थे, राइट, एल्गी, फंजाई, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया सबसे पहले अर्थ पे आए थे, और ये सबसे पहले कहाँ पे इवॉल्व हुए थे? वाटर में इवॉल्व हुए थे, सी वाटर में। नाउ क्वेश्चन नंबर 29, विच केमिकल एवोल्यूशन हाइपोथेसिस वाज प्रपोज्ड बाय ओपेरिन एंड हाल्डेन। तो यहाँ पे इन्होंने केमिकल ओरिजिन ऑफ लाइफ बताया था कि कैसे केमिकल्स की हेल्प से लाइफ जो है ऐसे ही इन्वायरमेंट में जहाँ पे वो सारी चीज़ें थी, प्रेजेंट थी, और वहाँ पे कुछ ऐसी कंडीशन हुई, कुछ ऐसे रिएक्शंस हुए जिसकी वजह से एक सेल का फॉर्मेशन हुआ, और वो सेल आगे इवॉल्व करके डाइवर्सिफाई हुई, इतना ज़्यादा डाइवर्सिफाई हुई कि इतने तरह के ऑर्गेनिज्म बनाया उसने, राइट। नाउ नेचुरल सिलेक्शन ऑपरेट्स एट जीन लेवल, इंडिविजुअल लेवल, पॉपुलेशन लेवल, स्पीसीज लेवल। तो जो भी नेचुरल सिलेक्शन होता है वो किसी पॉपुलेशन में होता है, क्योंकि हम किसी जीन में यहाँ पे नेचुरल सिलेक्शन की बात नहीं करते हैं, या इंडिविजुअल में वो कैसे नेचुरल सिलेक्शन की हम बात करें, जब तक कोई कंपैरेटिव स्टडी नहीं करेंगे तब तक हम नेचुरल सिलेक्शन की बात ही नहीं कर सकते। तो पॉपुलेशन लेवल पे क्या होता है? पॉपुलेशन लेवल पे ये नेचुरल सिलेक्शन देखने को मिलता है कि कुछ पॉपुलेशन है जो अपने आप को वहाँ पे स्टेबलाइज कर पा रही है किसी पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में, बट कुछ क्या है वहाँ पे किसी इन्वायरमेंट में अपने आप को स्टेबलाइज नहीं कर पा रही हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे वो या तो डिसअपियर हो जा रही हैं, या तो फिर वहाँ पे कहीं और मतलब कि माइग्रेट कर जा रही हैं। तो पॉपुलेशन लेवल पे हमें क्या देखने को मिलता है? नेचुरल सिलेक्शन देखने को मिलता है। नाउ तो अगर आप यूपी टीजीटी और पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो हमारा अचीवा बैच जो है वो लॉन्च हो चुका है, और आप यहाँ पे टेस्ट सीरीज ले सकते हैं जो कि जस्ट ₹499 में आपको दिया जा रहा है। ये टीजीटी और पीजीटी बायोलॉजी दोनों के लिए है। तो यहाँ पे हम एमसीक्यूज, पीवाईक्यूज, क्वेश्चन और आंसर दोनों प्रोवाइड करवा रहे हैं, क्वेश्चन के साथ साथ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है। तो आप इसे सारा कुछ बाय कर सकते हैं हमारे ऐप के थ्रू। हमारा ऐप स्टडी क्लिक इंडिया ऐप, ये उसका आइकन है, आप जाएंगे प्ले स्टोर पे, वहाँ पे आपको ये मिल जाएगा आसानी से, और इसे आप डाउनलोड करके ये कोर्स को बाय कर सकते हैं। या फिर नहीं भी करना चाहते तो बहुत सारे कोर्सेज हमारे ऐप पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं, उन्हें आप एक्सेस कर सकते हैं। नाउ लैमार्क थ्योरी इज ऑल्सो नोन एज नेचुरल सिलेक्शन, म्यूटेशन थ्योरी, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है, क्योंकि लैमार्क की जो थ्योरी है वो इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर को बताती है कि कैसे कोई कैरेक्टर जो हम एक्वायर करते हैं बर्थ के बाद वो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होता है। नाउ हु डिस्प्रूव्ड स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी बाय स्वान नेक,
फ्लास्क एक्सपेरिमेंट। तो स्वान नेक फ्लास्क एक्सपेरिमेंट बहुत ही फेमस है लुईस पास्चर का। तो ये लुईस पास्चर का एक्सपेरिमेंट है और इन्होंने क्या किया था, डिस्प्रूव किया था स्पॉन्टेनियस थियरी को, स्पॉन्टेनियस जनरेशन को। स्पॉन्टेनियस जनरेशन का मतलब है कि लाइफ जो है वो कैसे कहीं से भी आ गई है, मतलब कि नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से आ गई है। तो यहाँ पे इन्होंने बताया कि नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से कभी भी लाइफ इवॉल्व ही नहीं हो सकती है, तो स्पॉन्टेनियस। तो यहाँ पे इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू बताया था कि जो लाइफ है वो मतलब कि स्पॉन्टेनियस जनरेशन जो है वो ऐसा नहीं हुआ था, कोई ना कोई पहले प्रेजेंट था जिसकी वजह से, मतलब कोई प्री एग्जिस्टिंग सेल रही होगी या प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म रहा होगा जो लाइफ को आगे इवॉल्व किया, या फिर जहाँ से उसकी ओरिजिनेट हुई लाइफ। नाउ पैलेंटोलॉजी डील्स विद स्टडी ऑफ फॉसिल, स्टडी ऑफ प्लांट, बर्ड, बैक्टीरिया। तो स्टडी ऑफ फॉसिल को ही हम क्या कहते हैं, पैलेंटोलॉजी कहते हैं। स्टडी ऑफ प्लांट्स तो बॉटनी ये होता है, राइट। स्टडी ऑफ बर्ड ऑर्निथोलॉजी कहते हैं, और स्टडी ऑफ बैक्टीरिया बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। तो इसमें से कोई भी आगे पूछा जा सकता है, इसलिए आप याद रखिएगा, क्योंकि बैक्टीरिया और प्लांट का तो आसान है, सबको पता होता है, और बर्ड्स का जो स्टडी होती है वो ऑर्निथोलॉजी होती है, ऑर्निथो, ठीक है। प्लांट्स का बॉटनी। नाउ which one is an example of convergent evolution? Flipper of penguin and dolphin, wing of bat and forelimb of man, mouth part of cockroach and mosquito, limb of horse and cow. Now तो यहाँ पे जो फ्लिपर ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन, तो पेंगुइन जो है एक बर्ड है और डॉल्फिन जो है एक मैमल है। यहाँ पे बैट जो है ये भी मैमल है और मैन जो है ये भी मैमल है। इसके दोनों के क्या है, फोलिम जो है बिल्कुल कॉमन है, सिमिलर है। माउथ पार्ट कॉकरोच एंड मॉस्किटो दोनों क्या है, इंसेक्ट हैं, इसलिए इनके दोनों को माउथ पार्ट जो है वो होमोलॉगस हैं। और यहाँ पे डाइवर्जेंट एवोल्यूशन शो करेंगे, ना कि कन्वर्जेंट। लिम्ब ऑफ हॉर्स एंड काउ, क्योंकि दोनों ये क्या हैं, प्राइमेट्स हैं, और ये दोनों मतलब कि मैमल्स हैं, इसलिए इनके जो फोर लिम्स होंगे वो कॉमन होंगे, सिमिलर होंगे, और दोनों का फंक्शन भी सेम है। नाउ तो यहाँ पे फ्लिपर ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन ये जो है यहाँ पे कन्वर्जेंट एवोल्यूशन शो कर रहे हैं, यानी कि एनालॉगी शो कर रहे हैं, एनालॉगस ऑर्गन है। नाउ साल्टेशन थियरी वाज गिवन बाय। तो साल्टेशन थियरी, साल्टेशन का क्या मतलब था, साल्टेशन में ये जो ह्यूगो डे व्रीज जी थे इन्होंने बताया था कि साल्टेशन का मतलब सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन। तो म्यूटेशन थियरी में अपने इन्होंने ये साल्टेशन का टर्म इंक्लूड किया था, इसमें बताया था कि सिंगल स्टेप साल्टेशन इज अ सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन। सिंगल स्टेप होता है और लार्ज होता है, जिसके हमें जो एक्सप्रेशंस होते हैं, फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन, वो हमें देखने को मिलते हैं ऑर्गेनिज्म में। नाउ विच टाइप ऑफ सिलेक्शन फेवर इंटरमीडिएट फिनोटाइप। अब यहाँ पे जो जेनेटिक ड्रिफ्ट की बात मैंने कही थी कि 3 तरह के जेनेटिक ड्रिफ्ट हम पढ़ते हैं, तो ये वही चीज़ है बिल्कुल। तो विच टाइप ऑफ सिलेक्शन फेवर इंटरमीडिएट, तो इंटरमीडिएट को कौन फेवर करता है, तो इंटरमीडिएट को फेवर करता है स्टेबलाइजेशन सिलेक्शन, स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन। डायरेक्शनल क्या होता है, एक तरफ को शिफ्ट हो जाए। अब यहाँ पे सपोज ये कोई एक नॉर्मल पॉपुलेशन है जहाँ पे हेट्रोजाइगस भी हैं, होमोजाइगस भी हैं, हेट्रोजाइगस होमोजाइगस रेसेसिव भी हैं, होमोजाइगस डोमिनेंट भी हैं, ठीक। बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर मान लीजिए ये एक पॉपुलेशन है, यहाँ पे ये स्मॉल है, यहाँ पे कैपिटल ए स्मॉल ए, यहाँ पे कैपिटल ए, ये 3 एलील हैं जो कि नॉर्मल कंडीशन में सभी रह रहे हैं। बट अब यहाँ पे क्या देखा जा रहा है कि ये जो जिनका ये फ्रीक्वेंसी एक तरफ को शिफ्ट हो रही है, किस तरफ को शिफ्ट हो रही है, कैपिटल ए की तरफ को शिफ्ट हो रही है, राइट। अब यहाँ पे जो डोमिनेंस वाला कैरेक्टर है वो शिफ्ट हो रहा है एक तरफ को, मतलब बढ़ रहा है। ये जो यहाँ पे हमने देखा था कि अभी क्या था कि ये जो हेट्रोजाइगस है वो सबसे ज़्यादा था, और होमोजाइगस और ये होमोजाइगस डोमिनेंट और रिसेसिव जो थे वो नॉर्मल कंडीशन में थे। बट यहाँ पे अब हम देख रहे हैं कि ये जो भी जिनका वो है फ्रीक्वेंसी है वो एक तरफ को शिफ्ट हो रही है, कैपिटल ए की तरफ को। अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि जो ये होमोजाइगस है, ये सॉरी हेट्रोजाइगस है, वो बिल्कुल क्या हुआ, कम हो गया है, बिल्कुल ही नहीं सेलेक्ट हो रहा है, निगेटिव सिलेक्शन हो रहा है इसका। और जो दोनों होमोजाइगस कंडीशन है, चाहे वो पॉजिटिव डोमिनेंट हो चाहे रिसेसिव हो, ये दोनों क्या हो रहे हैं, सेलेक्ट हो रहे हैं। तो इसको हम कहते हैं डिस्रप्टिव टाइप का। यहाँ पे डायरेक्शन लिखा हुआ है बट ये डिस्रप्टिव होता है, थोड़ा गलती हो गई यहाँ पे। ये डिस्रप्टिव टाइप का है, जहाँ पे हेट्रोजाइगस होता है वो उसका नेगेटिव सिलेक्शन होता है और दोनों होमोजाइगस जो है वो पॉजिटिवली सेलेक्ट हो रहे हैं। अब ये स्टेबलाइजिंग में क्या होता है
कि यहाँ पे हेट्रोजाइगस ही केवल सेलेक्ट होता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि होमोजाइगस जो दोनों थे वो बिल्कुल खत्म ही हो गए हैं, होमोजाइगस का कहीं नामो निशान ही नहीं रह गया है, यहाँ पे सिर्फ हेट्रोजाइगस ही पाए जा रहे हैं। तो इसे हम कहते हैं स्टेबलाइजिंग, जो कि दोनों के मिड को फेवर कर रहा है। तो यहाँ पे 3 तरह के हैं, एक है डायरेक्शनल, दूसरा है डिसरप्टिव और तीसरा है स्टेबलाइजिंग। डायरेक्शनल में क्या होता है कि एक तरफ को शिफ्ट होता है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये सिर्फ एक तरफ को ही शिफ्ट हुआ है, मतलब इस तरफ को, डोमिनेंट वाली तरफ को, बट ये रेसेसिव वाली तरफ को भी शिफ्ट हो सकता है, मतलब इधर भी जा सकता है और इधर भी जा सकता है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो हेट्रोजाइगस कंडीशन है वो बिल्कुल भी सेलेक्ट नहीं हो रही, बट होमोजाइगस वाले दोनों सेलेक्ट हो रहे हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि होमोजाइगस एक भी नहीं सेलेक्ट हो रहा है, बट हेट्रोजाइगस जो है वो कंप्लीटली सेलेक्ट हो रहा है। तो ये जो होता है ये जेनेटिक ड्रिफ्ट है, और इसे इस टाइप के हम जहाँ पे एक तरफ को एक मतलब कि एक इंटरमीडिएट जो है वो फेवर करता है सिलेक्शन को, तो उसे हम स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन कहते हैं। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग सपोर्ट द आइडिया दैट लाइफ ओरिजिनेटेड फ्रॉम आरएनए। तो ऐसा कौन सा आइडिया है जो सपोर्ट करता है कि लाइफ जो है वो आरएनए की रही होगी, मतलब आरएनए से ओरिजिनेट होगी। तो यहाँ पे आरएनए वर्ड हाइपोथेसिस जो है वो बताता है कि जो लाइफ थी पहले वो कैसे थी, वो आरएनए बेस्ड थी। मतलब कि आरएनए जो था वो एज ए जेनेटिक मटेरियल भी काम करता था और एज ए कैटलिस्ट भी काम करता था, मतलब दोनों काम ये एक ही काम करता था, मतलब एक ही आदमी दोनों काम करता था। ये गंगाधरी शक्तिमान था। तो कैसे था ये आरएनए जो था वो जेनेटिक मटेरियल था, राइट, और ये कैटालिटिक एक्टिविटी भी, जो केमिकल रिएक्शंस होते थे उनको भी यही अंजाम देता था। तो आरएनए वर्ड हाइपोथेसिस यही बताता है कि पहले जो कुछ टाइम पहले ऑर्गेनिज्म थे, मतलब शुरुआती दौर में जो ऑर्गेनिज्म थे वहाँ पे क्या था कि आरएनए पूरा जेनेटिक मटेरियल था और पूरा जो भी मेटाबॉलिज्म था वो भी आरएनए पे ही डिपेंड था। नाउ सेंट्रल डोगमा तो अलग चीज़ है, यहाँ पे जेनेटिक जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो शिफ्ट होती है, मतलब कि फ्लो होता है उसका फ्रॉम डीएनए टू आरएनए टू प्रोटीन। नाउ जम्पलास थ्योरी जो है वो ऑगस्ट विस्मैन ने दिया था, और इसमें बताया था कि जो कैरेक्टर्स होते हैं जो हम बाय बर्थ लेकर आते हैं वो अपने नेक्स्ट जनरेशन में थ्रू जर्म सेल्स ट्रांसफर करते हैं। नाउ क्रोमोसोमल थ्योरी ये सब तो आपने पढ़ा ही है। नाउ 38 क्वेश्चन, एडेप्टिव कन्वर्जेंस इज ड्यू टू सिमिलर इन्वायरमेंट, कॉमन एंसेस्ट्री, म्यूटेशन, जेनेटिक ड्रिफ्ट। तो एडेप्टिव कन्वर्जेंट का मतलब है कि कन्वर्जेंट एवोल्यूशन जहाँ पे सिमिलर इन्वायरमेंट की वजह से हो रहा है, मतलब कि हो सकता है कि ओरिजिन इनके अलग अलग हो, इनका स्ट्रक्चर अलग हो, बेसिक स्ट्रक्चर, बट जो फंक्शन है वो कॉमन है। क्योंकि जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें मछलियों की, तो पानी में जो भी मछलियाँ रह रही हैं वो चाहे डॉल्फिन हो, चाहे फिर वो व्हेल हो, चाहे फिर वो शार्क हो, वो सब क्या है, उनके फ्लिपर्स जो हैं वो तैरने के काम आते हैं। बट जो डॉल्फिन है वो क्या है, वो एक मैमल है, और जो शार्क है वो क्या है, वो पाइसेस क्लास से बिलोंग करती है। तो दोनों अलग अलग, इनकी ओरिजिन तो अलग है, बट जो इनके फ्लिपर्स हैं वो दोनों तैरने के काम ही आते हैं। तो यहाँ पे इन्वायरमेंट एक है, वाटर इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, एक्वेटिक इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, जिसकी वजह से इनका फंक्शन जो है वो सेम हो जा रहा है, बट इनकी ओरिजिन क्या है, फ्लिपर्स की जो ओरिजिन है वो डिफरेंट है। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस वाज यूज्ड इन मिलर्स यूरी एक्सपेरिमेंट। तो मिलर और यूरी की एक्सपेरिमेंट में कौन कौन सी गैसेस यूज हुई थी, तो वहाँ पे मीथेन यूज हुआ था, अमोनिया यूज हुई थी, वाटर वेपर के फॉर्म में यूज हुआ था, और हाइड्रोजन गैस यूज हुई थी। तो ऐसा इस एग्जाम्पल इस ऑप्शन में दिया हुआ है, जो कि बिल्कुल करेक्ट है, राइट। नाउ O2 तो था नहीं, राइट, O2 यहाँ भी नहीं था, तो O2 उस इन्वायरमेंट में था ही नहीं, तो इसलिए हमें इन्हें एलिमिनेट कर देना है। नाउ एटाविज्म मीन्स, तो एटाविज्म का मतलब होता है कि जो एंसेस्ट्रल कैरेक्टर थे वो अगर फिर से रीअपीयर हो जाए तो इसे हम एटाविज्म कहते हैं। ये एक टाइप का रेट्रोग्रेसिव टाइप का, मतलब कि ये जो भी है रीअपेरेंस जो होता है एंसेस्ट्रल कैरेक्टर का, इसे हम रेट्रोग्रेसिव प्रोसेस कहते हैं। रेट्रोग्रेसिव का मतलब कि जो कोई प्रिमिटिव चीज़ जब नहीं अब आ जाए, जो कभी पहले हुआ करती थी अब आ जाए, तो उसे हम रेट्रोग्रेसिव टाइप का कहते हैं। तो ये जो एटाविज्म है ये भी रेट्रोग्रेसिव फॉर्म ये शो करता है। तो यहाँ पे ये बताया जाता है कि जो एंसेस्ट्रल कैरेक्टर थे, जो पहले प्रेजेंट थे कुछ कैरेक्टर, वो आज अगर फिर से रीअपेयर होते हैं तो इसे हम एटाविज्म कहते हैं। नाउ यूपीएलटी ग्रेड बायोलॉजी के लिए जो फुल लेंथ मॉक टेस्ट अगर लेना चाहते हैं आप, तो आपको जस्ट 499 में प्रोवाइड किया जा रहा है, और आप ले सकते हैं इसे
क्योंकि 50% ऑफ पे चल रहा है। इसका ओरिजिनल प्राइस जो है वो 999 है। अगर आप लेना चाहते हैं तो 499 में अवेलेबल है और आप ले सकते हैं, अपनी प्रिपरेशन को और ज़्यादा बूस्टअप कर सकते हैं। नाउ विच पीरियड इज कॉल्ड एज ऑफ रेप्टाइल? तो एज ऑफ रेप्टाइल किसे कहा जाता है? तो एज ऑफ रेप्टाइल जो है वो मेसोजोइक एरा को कहा जाता है, क्योंकि रेप्टाइल्स आपने देखा होगा जुरासिक पार्क, जहाँ पे डायनासोर बहुत ज़्यादा फ्लरिश कर रहे थे। तो जुरासिक पार्क मूवी में दिखाया गया है कि डायनासोर कैसे पूरी धरती पे अपना साम्राज्य जमाए हुए थे और फिर कैसे अचानक उनका खात्मा हो गया। तो ये मेसोजोइक एरा में थे, जुरासिक पीरियड में सबसे ज़्यादा ये डाइवर्सिफाई हुए थे। तो अगर एज की बात करें तो मेसोजोइक एरा, ठीक, मेसोजोइक एरा में सबसे ज़्यादा थे। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये कहीं कहीं पे ये सीक्वेंस पूछ लेता है कि करेक्ट जियोलॉजिकल टाइम स्केल का जो सीक्वेंस है उसे बताइए। तो इयॉन, एरा, पीरियड, एपॉक, ये ऐसे सीक्वेंस है जियोलॉजिकल टाइम स्केल के, तो आप इसे याद कर सकते हैं। तो फेनोजोइक एरा में क्या है? फेनोजोइक इयॉन में मेसोजोइक एरा है। मेसोजोइक एरा में ट्रायसिक, जुरासिक और क्रेटेशियस, ये 3 पीरियड है जिनमें क्या हुआ था कि ये जो डायनासोर्स हैं वो सबसे ज़्यादा फ्लरिश किए थे, राइट। नाउ विच पीरियड इज कॉल्ड ऑफ एज ऑफ मैमल? तो एज ऑफ मैमल किसे कहा जाता है? अब क्योंकि यहाँ पे क्या था, क्रिटेशियस पीरियड तक ये मतलब कि जुरासिक में सबसे ज़्यादा फ्लरिश किए थे, फिर क्रिटेशियस में क्या हुआ, इनका खात्मा हो गया। फिर अब क्या हुआ, अब यहाँ पे मैमल्स का जो एवोल्यूशन हुआ और धीरे 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 मैमल्स सिनोजोइक एरा में ही सबसे ज़्यादा डाइवर्सिफाई हुए। और क्वाटरनरी पीरियड जो कि आज का चल रहा है, होलोसीन एपॉक, जो आज का प्रेजेंट टाइम है, ये मतलब इसी टाइम में सिनोजोइक एरा में ही हम हैं, इसलिए इसे मैमल्स का जो एज कहा जाता है ये सिनोजोइक एरा है, राइट। नाउ the term speciation means evolution of new gene, evolution of new species, loss of species, variation in species। तो evolution of new species ही कहलाता है speciation। speciation का मतलब है कि नई species का formation। now the genetic basis of evolution was established by, तो डॉब्जेंस्की जो थे इन्होंने जेनेटिक बेसिस ऑफ ये दिया था, स्टेब्लिश किया था। तो और फिर हार्डे-विनबर्ग लॉ जो है वो कहता है कि जो जीन फ्रीक्वेंसी होती है, एलील फ्रीक्वेंसी होती है, वो एक पॉपुलेशन में हमेशा कांस्टेंट रहती है, वो कभी भी बदलती नहीं। ह्यूगो डे व्रीज ने क्या किया था, म्यूटेशन थ्योरी दी थी। लैमार्क ने अपना एक थ्योरी दी थी जिसे उन्होंने कहा था इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। नाउ ह्यूमन एवोल्यूशन बिगेन इन, तो ह्यूमन एवोल्यूशन कब स्टार्ट हुआ था, कहाँ से स्टार्ट हुआ था? तो यहाँ पे वो जगह के नाम पूछ रहा है, तो अफ्रीका से ह्यूमन एवोल्यूशन जो है वो स्टार्ट हुआ था, राइट। अफ्रीका, क्योंकि अफ्रीका ही जो सेंट्रल पार्ट ऑफ अफ्रीका था, वहाँ से क्या हुआ था, ये ह्यूमन का एवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था, ओरिजिनेट वहीं से हुआ था ह्यूमन। नाउ विच अमंग द फॉलोइंग इज द क्लोजेस्ट रिलेटिव ऑफ ह्यूमन? तो ह्यूमन का जो क्लोजेस्ट रिलेटिव कौन है? गोरिल्ला, ओरंगुटान, चिंपैंजी, गिब्बन। तो चिंपैंजी जो है वो सबसे ज़्यादा क्लोजेस्ट रिलेटिव है ह्यूमन का। ऑस्ट्रेलोपिथेकस वो फर्स्ट डिस्कवर्ड इन अफ्रीका, एशिया, यूरोप, अमेरिका। तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो है वो यूरोप में डिस्कवर किए थे, मतलब इनका जो फॉसिल है वो यूरोप में मिला था। अब ये ऑस्ट्रेलियोपिथेकस यूरोप, इससे आप ये नहीं सोचिएगा कि ऑस्ट्रेलियोपिथेकस है, हो सकता है यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया भी दिया हो ऑप्शन में किसी एग्जाम में। तो ऑस्ट्रेलियोपिथेकस जो थे वो यूरोप में मिले थे, ना कि ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया से कंफ्यूज नहीं होएगा, ये यूरोप में मिले थे, इनका फॉसिल जो है वो यूरोप में पाया गया था। नाउ होमो इरेक्टस इज ऑल्सो नोन एज निएंडरथल मैन, जावा मैन, कार्गो मैन, कार्गो मैग्नन मैन, पैकिंग मैन। तो होमो इरेक्टस को जावा मैन भी कहा जाता है, क्योंकि जावा आइसलैंड जो था वहीं पे इनका फॉसिल पाया गया था। नाउ क्वेश्चन नंबर 49, विच ह्यूमन एंसेस्टर फर्स्ट यूज्ड फायर? तो पहला कौन सा ह्यूमन एंसेस्टर था जिसने फायर का यूज किया? तो होमो इरेक्टस जो थे उन्होंने क्या किया था, ये फायर की डिस्कवरी की थी। नाउ लास्ट क्वेश्चन, द मोस्ट रिसेंट एंसेस्टर ऑफ मॉडर्न ह्यूमन इज? तो सबसे ज़्यादा रिसेंट एंसेस्टर जो बिल्कुल नज़दीक वाले हमारे रिश्तेदार हैं वो कौन है? तो कार्गो मैग्नन मैन। ये कार्गो मैग्नन मैन जो थे ये बहुत ज़्यादा कल्चर्ड थे, हम जैसे बिल्कुल थे, बस इतना ज़्यादा कल्चर्ड नहीं थे जितने आज हमें। बट ये इन्हें खाना बनाना भी आता था, इन्हें साथ में रहना भी आता था, इन्हें सोशलिज्म भी था इनके अंदर, ये पेंटिंग्स वगैरह भी करते थे, ये टूल्स भी बनाते थे, सारा कुछ इन्हें पता होता था, राइट। मतलब ये वेल कल्चर्ड थे, क्योंकि ये हमारे रिसेंट हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि ये सबसे ज़्यादा कल्चर्ड रहे होंगे, मतलब हमसे कम रहे हैं, लेकिन पिछले जितने भी एंसेस्टर थे उनसे सबसे ज़्यादा कल्चर्ड थे।
और ये कार्गो मैग्नन मैन इन्हें कहा जाता है। तो ये थे 50 क्वेश्चन जो ये पे एंड होते हैं। और सेशन एंड करने से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि जो LTE ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं और उनके लिए ये हमारा कोर्स लॉन्च हुआ है, जिसे आप ले सकते हैं, जो इस समय 50% ऑफ पे चल रहा है और बहुत ही जल्द इसके प्राइसेस हाइक होने वाले हैं। तो आप उससे पहले, क्योंकि ये 50% ऑफ पे भी है और लेस प्राइस पे भी है इस समय, तो नेक्स्ट वीक से इसके प्राइसेस बढ़ जाएंगे। तो अगर आप लेना चाहते हैं तो ज़रूर ले लीजिए, क्योंकि जब प्राइसेस बढ़ जाएंगे तो फिर जो ऑफ के चांसेस हैं वो कम हो जाएंगे, फिर आपको ऑफ नहीं मिलेगा और इसी कोर्स के लिए ज़्यादा पेमेंट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे आपको हम 150 प्लस T20 PYQ टेस्ट प्रोवाइड करवा रहे हैं। T20 का मतलब है कि टॉप 20 क्वेश्चंस, जो मोस्ट फ्रिक्वेंट क्वेश्चन, मोस्ट फ्रिक्वेंट कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनको हमने यहाँ पे रखा हुआ है। और 150 MCQs भी हैं, PYQs भी हैं 150 और 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट हैं। तो इसे आप ले सकते हैं। फुल एंड शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हैं। यहाँ पे कॉन्सेप्ट का कैप्सूल भी है, जो कि आपके कॉन्सेप्ट को और ज़्यादा अच्छा बेहतर बनाएगा। और अगर आप इसे वीडियो लेक्चर्स के साथ भी लेना चाहते हैं तो वो भी अवेलेबल है हमारे ऐप के ऊपर। तो आप सारा कुछ ले सकते हैं। और ये सभी अभी फ्री 50% ऑफ पे चल रहा है ये जो है। अगर आप वीडियो लेक्चर्स के साथ लेना चाहते हैं तो इसका जो प्राइस है वो 1499 है, राइट। ये फिर 50% ऑफ पे ही चल रहा है। अगर आप लेना चाहते हैं उसे बाय कर सकते हैं। नाउ ये हमारा ऐप है, इस पे बहुत सारी सुविधाएं आपको मिल रही हैं, पेड भी हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट भी हैं। तो आप जो जिस भी सुविधा को प्रेफर करना चाहते हैं वो ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सारा कुछ अवेलेबल है, क्वालिटी कंटेंट के साथ है। अगर आप अपनी प्रिपरेशन को और ज़्यादा बूस्टअप करना चाहते हैं तो हमारे कुछ स्पेशलाइज्ड कोर्सेज हैं जिन्हें आप बाय कर सकते हैं। और अगर आपको कोई क्वेरी है तो इस नंबर पे आप पूछ सकते हैं कभी भी। आपको जब ऐसा लगे कि कुछ पूछना चाहिए तो आप इस पे जाके अपनी क्वेरी रेस कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। तो ये था हमारा टॉपिक आज का, और कुछ इन्फॉर्मेशन जो भी थी वो हमने दिया आपको। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कंटिन्यू रहिएगा। सबसे बड़ी बात तो है कंटिन्यूटी रखिए, क्योंकि अपने एग्ज़ाम तक यहाँ पे आपको कंटिन्यू रखना है, क्योंकि जो प्रिपरेशन है वो कभी लैक नहीं होनी चाहिए, कहीं भी प्रॉपर चलती रहनी चाहिए, ताकि एग्ज़ाम टाइम में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ना हो। तो ऐसे ही हम सेशन लेके आते रहते हैं डेली। तो आज का सेशन यहीं पे एंड होता है। थैंक यू।